नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पाठ 9 जब भोला राम ने पंप लगाया के कुछ अभ्यास के प्रश्न किए थे। आगे के प्रश्न हम इस वीडियो में करते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। ये जो हमारे प्रश्न है वह अनुमान और कल्पना से संबंधित है। तो हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। इस पाठ के लिए कोई एक अन्य शीर्षक सुझाइए व उसका कारण भी बताइए। जैसे इस पाठ का शीर्षक है जब भोला राम ने पंप लगाया, तो इसके अलावा और क्या शीर्षक हो सकता है। जैसे कि इस पाठ के लिए बेबस किसान, भोला राम जो है एक गरीब किसान था, बेबस था, तो हम इसके लिए बेबस किसान शीर्षक रख सकते हैं, क्योंकि इस कहानी की जो सारी घटनाएं हैं वे आरंभ से अंत तक भोला राम के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। कहने का अर्थ यह है कि जो पूरी जो कहानी है वह केवल भोला राम पर ही केंद्रित है। ठीक है, तो इसलिए हम इस पाठ का अन्य शीर्षक बेबस किसान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पंप लगवाने की प्रक्रिया के दौरान भोला राम की सोच में क्या क्या परिवर्तन आए होंगे बताइए। कहने का मतलब है कि पंप लगाने की प्रक्रिया के दौरान कि जब पंप लगवाने वह गया तो किस किस विभाग में गया, तो वहाँ पर उसे कैसा कैसा उसके साथ व्यवहार किया गया और उसकी सोच में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या सोचा उसने, तो यही हमने बताना है। उत्तर देखिए। पंप लगवाने की प्रक्रिया के दौरान भोला राम की सोच में बहुत से परिवर्तन आए होंगे। जैसे उसका सरकारी नियम कानूनों से विश्वास उठ गया होगा, अधिकारियों के प्रति घृणा का भाव पैदा हो रहा होगा और अंत तक वह यह मान गया होगा कि नियमों के उल्लंघन से ही काम जल्दी होते हैं बजाय ईमानदारी के। भोला राम ईमानदार था, ईमानदारी से अपना काम करना चाहता था, लेकिन जो आजकल समाज में और देश में भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर जैसे व्यक्ति हैं जो रिश्वत लेने में विश्वास रखते हैं, उनकी वजह से ईमानदार व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से नहीं कर सकते, फिर उन्हें नियमों का उल्लंघन ही करना होता है, तभी उनका काम जल्दी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, पढ़ लिखकर यदि आप सरकारी अधिकारी बन जाएं तो आप कौन सी कुरीतियां दूर करना चाहेंगे। तो उत्तर देखिए। यदि मैं पढ़ लिखकर सरकारी अधिकारी बन जाऊं तो मैं सबसे पहले उन बेईमान अधिकारियों पर कार्रवाई करूंगा या करूंगी जो अपना काम सही से नहीं करते और रिश्वत लेते हैं, और ऐसे सरल नियम बनाऊंगी या बनाऊंगा जिससे कि आम आदमी को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसमें आप भी ये जो प्रश्न है ये अनुमान और कल्पना से संबंधित है, तो आप भी खुद सोचकर अपना तर्क दे सकते हैं कि अगर आप के सामने ये स्थिति होती तो आप इसका सामना कैसे करते। ठीक है, कि यदि आप अपना वो बता सकते हैं, विचार बता सकते हैं कि यदि आप पढ़ लिख कर एक सरकारी अधिकारी बन जाएं तो आप क्या क्या करेंगे इन कुरीतियों को दूर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह भाषा की बात से संबंधित है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोशीय क्रम में लिखिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें शब्दकोशीय क्रम में लिखना है। देखिए बच्चों, जैसे इंग्लिश की जो डिक्शनरी होती है उसमें जो वर्ड्स होते हैं उन्हें अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग ही उन्हें लगाया जाता है। जैसे पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी, फिर डी, इस तरह से। और हिंदी भाषा में भी जो शब्दकोश होता है उसमें भी शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है,
तो जैसे ये शब्द दिए गए हैं, अनुमति, बूंद, बिजली, फुर्सत, सिंचाई, कृषि, श्रद्धा, क्यूसेक, पुख्ता और प्रति। तो ये इन शब्दों को हमें शब्दकोशीय क्रम में लगाना है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि शब्दकोश में कैसे लगाएंगे इन्हें क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्थान आता है शब्दकोश में, स्वरों का स्थान आता है। जैसे अ, आ, ई, ये सभी हमारे क्या हैं, स्वर हैं। और उसके बाद व्यंजनों का स्थान आता है, जैसे क, ख, ग, घ, ण। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम शब्दों को शब्दकोशीय क्रम में लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे ये देखिए, अनुमति। अनुमति को हमने पहले क्यों लिखा है? क्योंकि यही एक ऐसा अकेला शब्द है जो स्वर से शुरू है, बाकी सब शब्द व्यंजनों से शुरू हैं। ये देखिए, अनुमति, अ क्या है, हमारा एक स्वर है। ठीक है, तो अनुमति को हम पहले लिखेंगे। उसके बाद ये देखते हैं कृषि और क्यूसेक। तो क हमारा पहला व्यंजन है, तो पूरा क, ये है पूरा क और ये है आधा क। तो पूरे क का स्थान जो है वो शब्दकोश में पहले आता है और आधे क का बाद में। सबसे पहले पूरा क, उसके बाद आधा क। ठीक है, तो इसलिए हमने कृषि को पहले लिखा और क्यूसेक को बाद में। अब आगे देखते हैं, पुख्ता और प्रति को देख लेते हैं। ये भी प से शुरू है, ये भी प से शुरू है, लेकिन ये जो प है ये पूरा है और ये वाला जो प है ये आधा है। इसमें र पूरा है। आपको पता होगा, ये जो प के पैरों में या किसी भी शब्द के में जो पहला जैसे व्यंजन है, ये इस व्यंजन के नीचे ये र लगा हुआ है पैरों में, तो ये र जो है ये पूरा होगा और प जो है आधा होगा। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि पूरा पहले आएगा पूरा व्यंजन और आधा व्यंजन बाद में। तो इसी तरह से प, ये पूरा है तो ये पहले आएगा पुख्ता, और प्रति, इसमें प आधा है तो ये बाद में आएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, फुर्सत। प, फ, प के बाद है फ का स्थान। ठीक है, प के बाद है फ का स्थान, तो फुर्सत इन दोनों के बाद आएगा। अब आगे देखते हैं, फ के बाद प, फ, ब का स्थान आता है, तो ये भी ब से शुरू है और ये भी ब से शुरू है। लेकिन हम इसमें ये देखेंगे, जैसे इस ब पर छोटी ई की मात्रा लगी है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा, और इस वाले ब पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो स्वरों में पहले स्थान ई का आता है और ऊ का बाद में, तो इसलिए ये वाला शब्द पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा। बिजली पहले और बूंद बाद में। ठीक है, ये क्योंकि ये भी ब से शुरू था और ये भी ब से, बिजली, बूंद, तो छोटी ई पहले आती है तो इसलिए ये शब्द पहले आएगा और ऊ की मात्रा जो है बाद में आती है। पहले तो हम ब और ब को देखेंगे, इनका कंपैरिजन कर लिया हमने, फिर हम मात्रा को देखेंगे कि ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। तो स्वरों में पहले ई की मात्रा आती है, उसके बाद बड़े ऊ की। तो इस तरह से इनका क्रम निर्धारित किया जा सकता है। अब अगला देखिए, ये है श्रद्धा और ये है सिंचाई। अब देखिए, इसमें देखिए श्रद्धा जो है ये वाला श्र, ये किससे मिलकर बना है? आधे श प्लस र, आधे श जमा र से मिलकर क्या बना है? श्र। ये जो क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। इसका स्थान कहाँ पर है? श शलगम के बाद आएगा इसका स्थान, और स से पहले, स सलेट से पहले। ठीक है, शलगम के बाद, श शलगम के बाद आएगा इसका स्थान, लेकिन स सलेट से पहले आएगा। तो ये इससे तो पहले ही आएगा इसका स्थान। अगर यहाँ पर इससे अगर शलगम दिया होता, शलगम, और ये शब्द दिया होता श्रद्धा, ठीक है, तो पहले हम कौन सा शब्द लिखते?
ये वाला लिखते, क्योंकि इससे पहले इसका स्थान आता है। फिर ये श्र वाला, क्योंकि ये आधे श प्लस र से मिलकर बना है, तो पूरा श पहले आएगा और आधे वाला बाद में। लेकिन ये वाला स तो इसके बाद में ही आता है, ठीक है। तो इसलिए पहले श्रद्धा फिर सिंचाई, इस अनुसार आप शब्दों का क्रम निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे खंड क में पाठ में आए कुछ शब्द प्रयोग और खंड ख में उनके अर्थ दिए गए हैं, दोनों का मिलान कीजिए। ये खंड क है, ये खंड ख है। अब जैसे देखिए, ये कुछ शब्द प्रयोग दिए गए हैं। संस्कारों का पानी चढ़ना, आ जाते हैं मुंह उठाए, कागज सही करना, घास छिलना, मलाई का काम। तो इन शब्दों से हमें ये देखना है कि इन क्या अर्थ, इनमें से कौन से अर्थ के साथ इसका मिलान किया जा सकता है। जैसे संस्कारों का पानी चढ़ना, इसका अर्थ है परंपराओं का पालन करना। तो हम संस्कारों का पानी चढ़ना, इसे हम इससे मिलान कर देते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, आ जाते हैं मुंह उठाए। आ जाते हैं मुंह उठाए यानी बिना सोचे समझे जाना, तो इसके साथ इसका मिलान कर देते हैं। कागज सही करना यानी प्रमाण पत्रों की जांच करना। घास छिलना व्यर्थ के कार्य करना। मलाई का काम लाभ का काम, ठीक है। तो ये मिलान थे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे प्रश्न है वह जीवन मूल्य से संबंधित है, तो आइए देखते हैं। बिना कुछ कहे ही वह लौट आया और महान भारतीय परंपरा के अनुसार बिना अनुमति पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। ये एक कथन दिया गया है, एक तरह से एक स्टेटमेंट से दी गई है कि बिना कुछ कहे ही वह लौट आया। कौन? भोलाराम। और महान भारतीय परंपरा के अनुसार यानी बिना अनुमति के ही पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। तो हमें इसी के आधार पर प्रश्न देखने हैं कि क्या भोलाराम ने सही निर्णय लिया और क्यों? तो उत्तर है भोलाराम ने कहीं ना कहीं सही निर्णय लिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यदि वह ऐसा ना करता तो उसकी सारी फसलें खराब हो जाती, क्योंकि समय बहुत लग रहा था सरकारी कामों में और क्या पता कब में होता है उसका काम। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी फसलें जो हैं खराब हो जाती और उसका बहुत सा नुकसान हो जाता। तो हमारे हिसाब से भोलाराम ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। अगला प्रश्न, क्या अधिकारियों का रिश्वत मांगना उचित था? कारण सहित बताइए। नहीं, अधिकारियों का रिश्वत मांगना बिल्कुल भी उचित नहीं था, क्योंकि सरकार ने उनका कार्य करने के लिए अच्छी खासी तनख्वाह देती है कि सरकार उनको, आप यहाँ पे उनको कर लीजिए, सरकार उनको कार्य करने के लिए अच्छी खासी तनख्वाह देती है ताकि वह अपना कार्य उचित ढंग से करें और आम जनता को परेशानी ना उठानी पड़े और आम जनता का विश्वास सरकारी नियम कानूनों पर बना रहे। ठीक है, आगे। ऐसी समस्या में फंसे व्यक्ति को आप क्या सुझाव देंगे? हमारा तीसरा प्रश्न जो है, ऐसी समस्या में फंसे व्यक्ति को आप क्या सुझाव देंगे? उत्तर है, ऐसी समस्या में फंसे व्यक्तियों को मैं आत्मनिर्भर बनने और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता विभाग में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दूंगी या दूंगा। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ 9, जब भोलाराम ने पंप लगाया। आशा करती हूँ आपको ये सभी प्रश्न जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आते तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा देख सकते हैं आप वीडियो को।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।